वेलकम बैक मिस्टर हरभजन सिंह। आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 3 जो डॉक्टर रंजीत सिंह ने बुक लिखी है प्रैक्टिस सेट 50 वाली, उसका जो प्रैक्टिस सेट 3 है हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। यानी कि जो डॉक्टर रंजीत सिंह हैं सर हैं जिन्होंने पूरा 50 प्रैक्टिस सेट का पूरा बुक दिया है, तो उसमें से हमारा 33 नंबर का यानी कि 3 जो है वो हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है आज। और इस बुक से लगभग हम सभी प्रैक्टिस सेट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और आज थर्ड वाले को हम लोग देखते हैं, बड़े ही आराम से प्यार से देखते हैं, अच्छे ढंग से। तो आप लोग देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। और वीडियो को देखने से पहले आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर नए हमारे चैनल पर हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। लेट्स बिगिन द स्टार्ट। लेट्स यानी कि हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, यानी कि पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका क्या है देख लीजिए आप लोग फ्रेंड। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं विच कंट्री जूल्स मिचलेट बिलोंग टू, यानी कि जो जूल्स मिचलेट हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये बिलोंग करते हैं कहाँ से, ये जूल्स मिचलेट हैं कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो आपको बताना है फ्रेंड्स। तो राइट ऑप्शन बताएंगे आप लोग, क्या होगा, इटली होगा या फ्रांस होगा या जर्मनी होगा या अमेरिका होगा। लगाइए, गैस करिए, जल्दी से आप बताइए फ्रेंड्स ये क्या हो सकता है राइट ऑप्शन। तो चलते हम लोग राइट ऑप्शन की तरफ। राइट ऑप्शन विल बी फ्रांस, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो वी है वो आपका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि फ्रांस। जो जूल्स मिचलेट हैं फ्रांस से बिलोंग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड चलने की कोशिश करते हैं हम लोग। इन विच ईयर जूल्स मिचलेट डिफाइंड द टर्म रिनेसेंस, यानी कि जो टर्म रिनेसेंस है इसको किसने डिफाइन किया था, यानी कि डिफाइन करने की काम किसने किया था इसमें से। तो कौन सी ईयर में डिफाइन किया गया था रिनेसेंस टर्म के लिए, तो आप लोग इसके बारे में बताएंगे। तो ये जो टर्म था आप बताएंगे 1835 था या 1845, 1855, 1865। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। राइट ऑप्शन विल बी सी फ्रेंड्स, यानी कि 1855 जो था आपका 1855 था इसका राइट ऑप्शन में। यानी कि ये जो भी टर्म आया था जूल्स मिचलेट ने 1855 में इस टर्म के लिए क्या किया गया था, डिफाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ मूवमेंट वाज रिनेसेंस मूवमेंट, यानी कि जो रिनेसेंस मूवमेंट था वो किस प्रकार का मूवमेंट था, आपको बताना है। रिलीजियस था या ट्रेडिशनल था या सोशोलॉजिकल था या कल्चरल था। आप जल्दी से गेस करिए फ्रेंड्स, बताने की कोशिश करिए इसमें से क्या होगा। तो हम लोग राइट ऑप्शन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। राइट ऑप्शन विल बी डी। राइट ऑप्शन विल बी डी, यानी कि कल्चरल, यानी कि जो हमारा ये रिनेसेंस मूवमेंट था वो हमारा कैसा था, कल्चरल मूवमेंट था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में बताने की कोशिश करें। आप बताएंगे और यानी कि खुद से लगाएंगे आप लोग, और फिर लास्ट में ये चीज़ भी देखें कि आपका स्कोर कितना रहा, और ये कमेंट बॉक्स में आप बताने की कोशिश करें आप लोग। तो हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मूवमेंट इंस्पायर्ड इटालियन स्कॉलर्स टू स्टडी फिलॉसफी एंड लिटरेचर, यानी कि जो भी इस मूवमेंट को, यानी कि विच मूवमेंट यानी किस मूवमेंट के द्वारा इंस्पायर्ड हुए, कौन, इटालियन स्कॉलर्स, यानी कि जो इटली के स्कॉलर्स थे उनको इंस्पायर्ड किया गया था स्टडी के लिए, स्टडी फिलॉसफी और लिटरेचर के लिए, यानी किस मूवमेंट के द्वारा इंस्पायर्ड किया गया था। तो आप लोग बताने की कोशिश करें फ्रेंड्स, इसमें से क्या होगा आपका, रिफॉर्मेशन होगा या रिनेसेंस होगा या प्रोटेस्टेंट होगा या रोमांटिक होगा। आप लोग जल्दी से राइट ऑप्शन बताने की कोशिश करें फ्रेंड्स। तो हम लोग राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। राइट ऑप्शन विल बी वी, यानी कि रिनेसेंस, यानी जो मूवमेंट था वो कौन सा था फ्रेंड्स, रिनेसेंस मूवमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यानी कि हु वाज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ इटली, यानी कि
कौन था महान लेखक इटली का इन द टाइम ऑफ रेनेसांस, कौन से रेनेसा के टाइम में, यानी कि रेनेसा के टाइम में कौन सा स्कॉलर्स था ग्रेट, यानी कि ग्रेटेस्ट जो स्कॉलर था वो कौन था, महान स्कॉलर कौन था, कौन से टाइम में, रेनेसांस टाइम में। तो आप बताएंगे ओविड थे या वर्जिल थे या सिसेरो थे या पेट्रार्च थे। तो जल्दी से बताने की कोशिश करें फ्रेंड्स। तो हम लोग राइट ऑप्शन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन विल बी पेटार्च, यानी पेटार्च थे, यानी कि राइट ऑप्शन विल बी डी, तो यानी कि पेटार्च थे। फ्रेंड्स हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करें, हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि 125 क्वेश्चंस हैं इस प्रैक्टिस सेट के अंदर। तो हम जितना टाइम कम लेंगे और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को ज़्यादा करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा हमारे लिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इस्टेब्लिश्ड प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड, यानी कि कौन, किसने इस्टेब्लिश किया था, यानी किसने स्थापित किया था प्रिंटिंग प्रेस को, कहाँ, इंग्लैंड में फ्रेंड्स। तो आप लोग बताने की कोशिश करें इसमें कौन, विलियम कैक्सटन थे या विलियम डॉस थे या विलियम कैंटोज थे या विलियम शेक्सपियर थे। आप लोग जल्दी से बताएं राइट ऑप्शन क्या हो सकता है यहाँ पर, राइट ऑप्शन जल्दी से बताइए। तो हम राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन विल बी ए, राइट ऑप्शन विल बी ए, यानी विलियम कैक्सटन जो थे इन्होंने इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को इस्टेब्लिश किया था, स्थापित किया था। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु मार्क अराइवल ऑफ रेनेसांस इन इंग्लैंड, यानी कि हु मार्क्स अराइवल ऑफ रेनेसांस इन इंग्लैंड। तो यानी कि किसने मार्क किया था रेनेसांस को इंग्लैंड में आया, यानी कि जो रेनेसा इंग्लैंड में आया उसको किसने मार्क किया था, यानी कि किसने मार्क किया था। तो आप बताने की कोशिश करें इसमें से मार्लो थे या जॉन लिली थे या चौसर थे या नन ऑफ दीज, यानी इसमें से कोई नहीं था। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन की तरफ हम चलने की कोशिश करते हैं। राइट ऑप्शन विल बी सी, यानी कि चौसर। फ्रेंड्स जो थे वो थे चौसर, चौसर ने मार्क किया था, यानी कि चौसर ने रेनेसा को मार्क किया था जो इंग्लैंड में जब आया था तब बताया था। यानी कि हु इज़ नाउ एज द फादर ऑफ इंग्लैंड पोइट्री, यानी कि इंग्लिश पोइट्री, यानी कि इंग्लिश पोइट्री के फादर किसे माना जाता है फ्रेंड्स, जल्दी से बताने की, यानी इंग्लिश पोइट्री का फादर किसे माना जाता है फ्रेंड्स, जल्दी से बताने की कोशिश करें। यानी कि चौसर थे या शेक्सपियर या मिल्टन या मार्लो, कौन थे इनमें से, राइट ऑप्शन बताने की कोशिश करें जल्दी से, क्या हो सकता है फ्रेंड्स। हम लोग राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। राइट ऑप्शन विल बी ए, यानी कि चौसर थे। कौन थे, यानी कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के जो फादर माने जाते हैं, यानी इंग्लिश पोइट्री के जो फादर माने जाते हैं वो कौन हैं, जाने जाते हैं चौसर को जाना जाता है। फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पोइट्री, यानी हुज पोइट्री एक्सपोजेस द इन्फ्लुएंसेस ऑफ रेनेसांस इन इंग्लैंड, यानी कि उस किसने पोइट्री को एक्सपोज किया था, एक्सपोजेस द इन्फ्लुएंसेस ऑफ रेनेसांस, यानी कि रेनेसांस में इंग्लैंड में, यानी रेनेसा के इंग्लैंड में, रेनेसा के लिए इंग्लैंड में, यानी कि तो इसमें से आप राइट ऑप्शन बताने की कोशिश करें। शेक्सपियर थे, मिल्टन थे, चौसर थे या पेटार्च थे, जल्दी से बताने की कोशिश करें फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो हम लोग राइट ऑप्शन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। राइट ऑप्शन विल बी चौसर। फ्रेंड्स राइट ऑप्शन विल बी चौसर, यानी कि सी, यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो होगा सी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच एज रेनेसांस इन्फ्लुएंस्ड मच, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन इन्फ्लुएंस्ड है, यानी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है कौन सी रेनेसांस एज से, यानी कि कौन सबसे ज़्यादा रेनेसांस एज में रहा है। तो आप बताने की कोशिश करें फ्रेंड्स, यानी अगस्टन एज जो है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, या फिर क्लासिकल एज है वो है, या फिर विक्टोरियन एज है, या एलिजाबेथन एज है। रेनेसांस से जो भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है वो कौन सी एज है, आप लोग फ्रेंड्स बताने की कोशिश करें जल्दी से। तो हम लोग राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। राइट ऑप्शन विल बी डी, यानी एलिजाबेथन एज। वो एज जो थी वो क्या थी, एलिजाबेथन एज थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टीजी 2004 में, 2010 में और पीजीटी 2004 और 10 और टीजी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये सेजेरा इजे, यानी कि इन ए लाइन, यानी कि सेजेरा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इसमें से, यानी कि पाउज होता है, यानी कि इसे एक लाइन का क्या चीज़ होता है, पाउज होता है, या स्लेवल होता है, या फिर स्ट्रैन होता है, या एक्सेंट होता है। आप लोग बताने की कोशिश करें जल्दी से राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ये सेजेरा
सिजेरा इज ए पाउस इन ए लाइन, यानी कि एक पाउस होता है, यानी रोकने का जो होता है, सिजेरा जो होता है वो रोकने वाला क्रिया होती है, रोकने के लिए हम लोग सिजेरा बोलते हैं इसके अंदर फ्रेंड्स। तो हम लोग देखेंगे सिजेरा इज ए पाउस, यानी कि राइट ऑप्शन विल बी ए फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन विल बी ए होगा यहाँ पर। तो आपका ये ऑप्शन विल बी ए होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज पोइटिक लाइसेंस, यानी कि पोइटिक लाइसेंस क्या होता है फ्रेंड्स, जल्दी से बताने की कोशिश करें हम लोग, क्या होता है पोइटिक लाइसेंस। जैसे पोइट्री रिटेन टू एस्टेब्लिश्ड रूल एंड रेगुलेशन ऑफ वेरिफिकेशंस हो सकता है, या रॉयल परमिशन टू राइट पोइट्री हो सकता है, या लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोइट्री ये हो सकता है, या पोइटिक नॉर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड हो सकता है। क्या हो सकता है फ्रेंड, जल्दी बताने की कोशिश करें आप लोग। टेक विल बी राइट ऑप्शन, आप बताने की कोशिश करें कौन सा हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन विल बी सी, राइट ऑप्शन विल बी सी होगा फ्रेंड्स, यानी कि लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोइट्री, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनब्रोक फ्लो टू ऑफ थॉट्स एंड अवेयरनेस इन द वर्किंग माइंड इन इज कॉल्ड, यानी कि आपको बताना है यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। इनकी अनब्रोकेबल फ्लो, यानी कि जो फ्लो कभी टूटता नहीं है, थॉट्स विचारों का, यानी अवेयरनेस जानकारी का, इन द वर्किंग माइंड इज कॉल्ड, यानी जाना जाता है, क्या कहते हैं उसको हम, यानी कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस कहते हैं, या एपीफेंसी कहते हैं, या निगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं, या फिर फ्रेंड्स हम लोग क्या कहते हैं, इसका एक ऑप्शन और भी है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, जल्दी से आप लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यानी कि 13 का राइट ऑप्शन विल बी ए फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन विल बी ए होगा 13 का, यानी कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस, यानी कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, यानी कि राइट ऑप्शन विल बी ए होगा, यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। हम लोग फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज मीन्ड बाई कथारसिस, यानी कथारसिस का मीन क्या होता है, कथारसिस मीन्स क्या होता है। यानी फ्रेंड्स ये TGT 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। ट्रेजिक फ्लो इन द एंटागोनिस्ट, या ट्रेजिक फ्लो इन द प्रोटागोनिस्ट, या फॉल्स स्टेप टेकन सिन डार्क, या हमारा फॉरगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। क्या हो सकता है 14 का आंसर हमारा, जल्दी से बताने की कोशिश करें फ्रेंड्स। 14 का आंसर क्या हो सकता है, राइट ऑप्शन की तरफ हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। राइट ऑप्शन विल बी डी, राइट ऑप्शन विल बी डी होगा, यानी कि फॉरगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, फॉरगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर होगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द टर्म डेस्टोपिया इम्प्लाइज, यानी कि ये जो इम्प्लाइज है, यानी डेस्टोपिया है, जो डेस्टोपिया है ये किस पे इम्प्लाइज किया जाता है, यानी किसके लिए इम्प्लाइज किया जाता है, ये वाला जो टर्म होता है, यानी प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड के लिए, या फिर हमारा अनप्लीजेंट रियल वर्ल्ड के लिए, या प्लीजेंट रियल वर्ल्ड के लिए, या अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड के लिए, यानी कि वर्ल्ड के लिए। आप लोग बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 15 का, जल्दी से बताने की कोशिश करें फ्रेंड्स। हम लोग राइट ऑप्शन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। राइट ऑप्शन विल बी डी, यानी कि अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड होगा ये अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ फ्लोरेटियन नोवेल, यानी कि इसकी क्या थीम है, कौन से प्रोलेटेरियन जो हमारे नोवेल हैं इनकी थीम क्या है, यानी कि प्रोलेटेरियन जो नोवेल हैं इनकी थीम क्या होती है, बताएंगे आप लोग। अरिस्टोक्रेटिक क्लास, या फिर वॉरियर्स, या मिडिल क्लास, या वर्किंग क्लास, क्या होगा जल्दी से बताने की कोशिश करें फ्रेंड्स। 16 का आंसर बताने की कोशिश करें तो 16 का राइट ऑप्शन विल बी डी, यानी वर्किंग क्लास होगा यहाँ पे फ्रेंड्स, वर्किंग क्लास, राइट ऑप्शन विल बी डी, यानी कि वर्किंग क्लास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए डिस्ट्रक्टिव फीचर ऑफ पोइट्री, डिस्ट्रक्टिव फीचर ऑफ पोइट्री क्या होगा। इट यूजेस लैंग्वेज, इट यूजेस रिदम, इट इज रिटन इन वर्स, इट यूजेस
हारमनी, इट यूजेस हारमनी, यानी कि राइट ऑप्शन विल बी बताने की कोशिश करें, विल बी, राइट ऑप्शन विल बी क्या होगा फ्रेंड्स, यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से फ्रेंड्स बताने की कोशिश करें 17 का, यानी कि 17 का राइट ऑप्शन विल बी सी, यानी कि राइट ऑप्शन विल बी सी होगा। इट इज़ रिटन इन वर्स, इट इज़ रिटन इन वर्स, यानी कि ये जो होगा इट इज़ रिटन इन वर्स, वर्स में लिखा होता है, यानी वर्स में नहीं लिखा होता है। कौन सा? डिस्ट्रक्टिव फीचर ऑफ पोइट्री, यानी कि जो भी डिस्ट्रक्टिव फीचर ऑफ पोइट्री होती है वो वर्स फॉर्म में नहीं लिखी होती है, वर्स फॉर्म में नहीं लिखी जाती है। फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायरमेंट फॉर ए ट्रेजिक हीरो, यानी ट्रेजिक हीरो के लिए क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? आप बताएंगे गुड होना, गुड या कॉन्सिस्टेंट, यानी कॉन्सिस्टेंट्स, मच वी मेल या ऑफ हाई स्टेटस, यानी कि इसका क्या होना ज़रूरी नहीं है एक ट्रेजिक हीरो के लिए। फ्रेंड्स 18 का क्वेश्चन बताने की कोशिश करें, 18 का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 18 का राइट ऑप्शन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स मच वी मेल, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो मेल ही हो, पुरुष ही हो, यानी कि फीमेल भी हो सकता है, यानी कि फीमेल भी हो सकता है ट्रेजिक हीरो, या ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, यानी ट्रेजिक हीरो होने के लिए कोई भी हो सकता है, कोई ज़रूरी ही नहीं है कि वो मेल ही हो, यानी कि वो मेल ही हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस ए मिक्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि कौन सा कंटेंस मिक्स है, कौन सा मिक्स है किसके लिए? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के लिए, यानी कि होमरिक एपिक में होता है ये सब, या ट्रेजेडी में होता है, या कॉमेडी में होता है, या डिथ्रैम्बिक पोइट्री में होता है, किस में होता है? आप लोग बताने की कोशिश करें। फ्रेंड्स 19 का ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन की तरफ हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। राइट ऑप्शन विल बी ए, यानी होमरिक एपिक में होता है क्या चीज़? मिक्स, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि ये चीज़ हमारा किस में होता है? होमरिक एपिक में होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? Aristotle says that a plot must have unities. Which of the following is not one of the three unities? यानी कि अरिस्टोटल कहते हैं कि कौन सा प्लॉट जरूरी नहीं है यूनिटीज़ के लिए, यानी कि फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री यूनिटीज़, यानी 3 यूनिटी को फॉलो करना जरूरी नहीं है। ये कौन कहते हैं? यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ करेक्टर्स। इसमें से राइट ऑप्शन बताने की कोशिश करें। फ्रेंड्स 20 का राइट ऑप्शन विल बी डी, यानी कि जो करेक्टर होता है उन 3 यूनिटीज़ में करेक्टर का होना ज़रूरी नहीं होता है। जो 3 यूनिटीज़ होती हैं वो यही होती हैं, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस, ये 3 ही ज़रूरी हैं, चौथी ये ज़रूरी नहीं होती है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनमें से कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? निम्नलिखित में से कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बताएंगे आप लोग, करेक्टर या डिक्शन या प्लॉट या हार्मनी, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा? आप लोग बताने की कोशिश करें। राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? हम लोग राइट ऑप्शन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स राइट ऑप्शन विल बी सी, यानी प्लॉट, प्लॉट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इसके अंदर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ अरिस्टोटल्स डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, यानी कि डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, यानी कि इसका राइट ऑप्शन बताने की कोशिश करें। फ्रेंड्स क्या हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ अरिस्टोटल्स, यानी कि कौन सा पार्ट नहीं है अरिस्टोटल की डेफिनेशन का, यानी कि ट्रेजेडी के लिए, यानी कि ट्रेजेडी की जो भी डेफिनेशन दी हैं उनमें से जो अरिस्टोटल की यानी कि डेफिनेशन है वो ज़रूरी नहीं है, यानी कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है? यानी कि इट अराउसेस पिटी एंड फियर, it has an unhappy ending, it involves mimesis, it is performed rather than narrated, यानी कि इसमें से कौन सा ज़रूरी नहीं है? तो आप लोग 22 का राइट ऑप्शन बताने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स राइट ऑप्शन विल बी वी, हैज़, यानी इट हैज़ एन अनहैप्पी एंडिंग, ये पार्ट नहीं है किसका? अरिस्टोटल का, यानी अरिस्टोटल ने जो भी डेफिनेशन दी है उसमें से ये अरिस्टोटल की डेफिनेशन फ्रेंड्स नहीं है।
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो ये सेंटेंस दिया है आपको, फ्रेंडशिप इज़ द शेल्टरिंग ट्री, यानी कि फ्रेंडशिप इज़ द शेल्टरिंग ट्रीज, इसका आपको क्या बताना है, इसका फ्रेंड्स फिगर ऑफ स्पीच बताना है। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो फ्रेंड्स यानी फ्रेंडशिप इज़ द शेल्टरिंग ट्री क्या हो सकता है, राइट ऑप्शन बताने की कोशिश करें फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन 23rd का राइट ऑप्शन विल बी फ्रेंड्स डी, यानी कि मेटाफोर। इसमें जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा है, मेटाफोर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब हमारा ये लिटरेचर से, यानी कि दाउ यानी मिल्टन दाउ शुडेस्ट वी लिविंग एट दिस और, यानी फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि ये जो आपको लाइन दी है ये मिल्टन की है, यानी मिल्टन दाउ शुडेस्ट वी लिविंग एट दिस और, यानी कि मिल्टन किसी एक समय के लिए नहीं थे, वो हमेशा के लिए थे, यानी वो हमेशा के लिए हैं। तो इस लाइन का आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। इसमें से क्या है 24 का, आप लोग जल्दी से बताने की कोशिश करें फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन विल बी वी। यहाँ पर हमने वी को कैसे हमने सिलेक्ट कर दिया, यानी एपोस्ट्रॉफी कैसे, ये वाला जो ये वाला चिन्ह लगा है, ये विराम लगा, ये वाला ये एपोस्ट्रॉफी है। ये क्या चीज़ होता है आपका, एपोस्ट्रॉफी होता है, ये लगा होता है, तो हम समझ लेते हैं वो हमारा फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होता है, एपोस्ट्रॉफी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स, यानी कि द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वेस, यानी वेरी वे, इसमें आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या होगा, यानी कि आपको क्या बताना है, फिगर ऑफ स्पीच बताना है। फिगर ऑफ स्पीच इसमें सी बताना है। तो 25 का फ्रेंड्स क्या हो सकता है, यानी ट्रांसफर्ड एपिथेट, यानी कि राइट ऑप्शन विल बी सी। इसका राइट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, सी होगा, यानी ट्रांसफर्ड एपिथेट होगा, इसका ट्रांसफर्ड एपिथेट होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, ये जो लाइन दी है इसमें से फिगर ऑफ स्पीच आपको ध्यान बताना है आपको फ्रेंड्स। फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा, वेयर ब्यूटी कैन नोट कीप हर लस्टस आइज, यानी कि लस्टस आई, यानी कि वेयर ब्यूटी कैन नोट कीप हर लस्टस्ट आइज। तो यहाँ पर 26 का आप लोग राइट ऑप्शन बताने की कोशिश करें फ्रेंड्स। क्या हो सकता है, पन हो सकता है, या पर्सोनिफिकेशन हो सकता है, या सिमली हो सकता है, या ऑक्सीमोरन हो सकता है। फ्रेंड्स जब हम लोग निर्जीव वस्तु के एक सजीव वस्तु से तुलना कर देते हैं तो वहाँ पर हमारा पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण होता है। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी यानी कि पर्सोनिफिकेशन। जब हम लोग किसी निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु की तरह ही बात करते हैं, यानी सजीव वस्तु की जगह पर रख देते हैं, तो वो क्या होता है हमारा, यानी कि पर्सोनिफिकेशन होता है फ्रेंड्स, यानी कि मानवीकरण होता है। विच ऑफ दीज फ्रेजेस अपीयर्स ऑन शेक्सपियर्स ग्रेव स्टोन, यानी कि शेक्सपियर की जो ग्रेव स्टोन था उस पर इनमें से कौन से लाइन को इंगित किया गया है, यानी कौन से वर्ड्स को इंगित किया गया, कौन सा फ्रेज उनकी कवर पे लगा था। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, मे द ग्रेट ऑथर रेस्ट इन पीसेस, यानी कि ही रिक्वेस्टेड नोट टू राइट एनीथिंग, ही अराइव्ड ऑन दिस अर्थ विद नथिंग व्हेन ही डाइड, ही लेफ्ट एवरीथिंग टू अस। नहीं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कास्ट वी ही दैट मूव्स माई वॉन्स। ये फ्रेंड्स उनकी जो लाइन्स हैं, ये फ्रेज है उसका, ये अंतिम वर्ड है, ये अंतिम वर्ड दिए हुए हैं। तो इसमें से राइट ऑप्शन विल बी फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्या चीज़ है, डी होगा, यानी कास्ट वी ही दैट मूव्स माई वॉन्स। यानी कि ये वैसे पूरी लाइन को अगर इसका अर्थ देखें तो इसमें कहते हैं शेक्सपियर ने पहले अपनी एक कोटेशंस लिख दी थी और उसको कहा था ये हमारी कब्र पे होनी चाहिए, और कब्र पे ये लिखवाया था कि जो भी हमारी कब्र की हड्डियों को, यानी जो भी हमारी बोन्स को, हमारी हड्डियों को हिलाए, उस पे लानत आए, उस पे कष्ट डाले, गॉड उसको पीड़ा दे, जो हमारी इन हड्डियों की सुरक्षा करे, जो इनकी हिफाजत करे, उसको गॉड क्या करे,
आशीर्वाद दे, वो खुश रहे, ये मतलब उसमें कहना चाह रहा है कि यानी हमारी हड्डियों को कोई भी छेड़े नहीं। पहले क्या होता था फ्रेंड्स, जो भी कब्र होती थी उसको खोद के निकाल दिया जाता था, हड्डियाँ वड्डियाँ खोद डाली जाती थी और कब्र को हटा दिया जाता था। तो इसलिए उन्होंने पहले से ही लिख दिया था कि हमारी कब्र को कोई भी ना खोदे, यानी कि कोई भी इसे हटाए नहीं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पीजीटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, वीनस एंड एडोनिस इज ए पोएम वाई। यानी कि फ्रेंड्स ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है वीनस एंड एडोनिस किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बताएंगे जॉन मिल्टन या पीबी शेले या मैथ्यू अर्नोल्ड या विलियम शेक्सपियर। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन विल बी डी, यानी कि ये विलियम शेक्सपियर की पोएम है। दोनों ही, यानी कि एक ये वेनस एंड एडोनिस है और दूसरी फ्रेंड्स हमारी रेप ऑफ ल्यूक्रेसी है। तो ये दोनों नैरेटिव पोएम्स हैं विलियम शेक्सपियर। हमारा फ्रेंड्स ये है इनकी, वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, यानी ये जो लाइन है कहाँ से ली गई हैं, आपको बताना है। गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वेयर टू डिग द डस्ट एनक्लोज्ड हेयर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। आपको बताना है ये अभी हमने पीछे देखी थी लाइनें, इसमें से आपको थोड़ा सा पैरा दिया था, आपको कहाँ से इतना लाइन का ये यहाँ से दिया था, कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। लेकिन ये पूरा का पूरा पैरा है फ्रेंड्स, ये पूरा पैरा फ्रेंड्स कहीं से भी आ सकता है, इसको आपको रट लेना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैरा है। तो ये जो है हमारा कहाँ था, ये आपको बताना है शेक्सपियर टॉम, यानी कि शेक्सपियर के कब्र पे था ये, यानी टॉम पे था जो शेक्सपियर का था। यानी वेयर फ्रॉम द लाइन्स, यानी फियर नो मोर द हेड्स ऑफ द सन नोर द फ्यूरियस विंटर्स रेजेस दाउ दाई, वर्ल्डली टास्क हैस्ट डन, होम आर्ट गोन एंड टेन दाई वैक्स। आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। ये सैम्बलिन की है लाइन, या मिडसमर नाइट से ड्रीम की है, या किंग लियर की है, हैमलेट की है। ये लाइनें कहाँ की हैं बताएंगे आप लोग, ये किस प्ले की लाइनें हैं फ्रेंड, जल्दी से बताने की कोशिश करें। 30 का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन की तरफ हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। राइट ऑप्शन विल बी ये सैम्बलिन की हैं। ये जो लाइनें हैं, जो प्ले विलियम शेक्सपियर का प्ले है, ये सैम्बलिन इसी की ये लाइनें हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर रिटन इन स्टेंजा ऑफ। ये जो वीनस एंड एडोनिस है, इस पोएम के लिए शेक्सपियर ने कितनी लाइन के स्टेंजा में लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, चलने की कोशिश करते हैं। राइट ऑप्शन विल बी बी, यानी ये 6 लाइन स्टेंजा में लिखी गई हैं लाइनें, यानी कि जो विलियम शेक्सपियर ने इन लाइनों को लिखा है वो 6 लाइन स्टेंजा में रखा है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी से चलने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू विच कैटेगरी दैट टू वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर वेनस एंड एडोनिस द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी बिलोंग टू। यानी कि 2 पोएमें हैं विलियम शेक्सपियर की, एक है हमारी वेनस एंड एडोनिस, दूसरी है रेप ऑफ ल्यूक्रेसी। ये दोनों पोएमों को किस पोएम की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी नैरेटिव पोएम्स बोलते हैं, या ट्रेजेडीज बोलते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस बोलते हैं, कॉमेडीज। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन विल बी ए होगा, यानी कि इनको हम लोग नैरेटिव पोएम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, नैरेटिव पोएम्स बोलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज ऑफन कॉल्ड फॉर द इंग्लैंड्स नेशनल पोइट विलियम शेक्सपियर। यानी कि कौन सी टर्म के द्वारा, यानी कौन सी टर्म फॉलो करी जाती है, कौन सी टर्म से बुलाया जाता है कौन से नेशनल पोइट के लिए, यानी नेशनल पोइट इंग्लैंड के जो नेशनल पोइट विलियम शेक्सपियर, इनके लिए मास्टर ऑफ ड्रामेटिस्ट बोलते हैं, या सुपरमैन पोइट बोलते हैं, या वार्ड ऑफ एवन बोलते हैं, वार्ड ऑफ लंदन बोलते हैं, वार्ड ऑफ एवन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ये भी हमारा यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन विल बी डी, यानी वार्ड ऑफ एवन बोला जाता है, यानी कि एवन का हंस बोला जाता है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, वार्ड ऑफ एवन। राइट ऑप्शन विल बी डी होगा फ्रेंड्स। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। यानी कि जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी बुक है, इसको किसने लिखा था, किसके द्वारा लिखा गया था, आप लोग बताने की कोशिश करें जल्दी से फ्रेंड्स। यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है। तो राइट ऑप्शन जल्दी से फ्रेंड्स बताइए। राइट ऑप्शन विल भी यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होगा, यानी AC ब्रैडले होगा, एडवर्ड ब्रैडले होगा, या
FH ब्रैडले होगा या फिर डॉक्टर हेनरी ब्रैडले होगा फ्रेंड्स? जल्दी से बताएं तो हम लोग राइट ऑप्शन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी ए होगा, यानी AC ब्रैडले साहब ने लिखा था शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को। किसने? AC ब्रैडले साहब ने। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है 35, यानी साइलोक इज ए करेक्टर इज शेक्सपियर्स, यानी कि जो साइलोक है ये करेक्टर जो है शेक्सपियर के किस में है? यानी कि साइलोक इज ए करेक्टर इन शेक्सपियर्स, यानी कि शेक्सपियर के जो प्ले हैं उनमें से किस प्ले में साइलोक जो है करेक्टर है? तो फ्रेंड बताने की कोशिश करें। 12 नाइट में है, या मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, एज यू लाइक इट में है, या कॉमेडी ऑफ एरर में है? तो यहाँ पर जल्दी से बताने की कोशिश करें फ्रेंड्स, क्या हो सकता है? 35 का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? तो हम लोग 35 के राइट ऑप्शन की तरफ क्वेश्चन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन विल बी वी होगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस होगा। यहाँ पर क्या होगा? राइट ऑप्शन विल बी मर्चेंट ऑफ वेनिस होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज नाउ एज द फोर्थ विच एमंग शेक्सपियर्स वुमेन करेक्टर्स, यानी कि जो विलियम शेक्सपियर का जो प्ले था मैकबेथ, उसमें चौथी जो चुड़ैल थी उसका नाम क्या था फ्रेंड्स? तो आप बताएंगे वो कौन थी? बताइए, डेस्टिमोना थी, या गेट्रूड थी, या फिर लेडी मैकबेथ थी, या कॉर्डेलिया थी? यानी किसके लिए फोर्थ विच की संज्ञा दी गई, यानी फोर्थ विच के नाम से किसे जाना गया? तो फ्रेंड्स यहाँ पर होगा हमारा लेडी मैकबेथ थी, यानी जो मैकबेथ की वाइफ थी वो फोर्थ विच के रूप में मानी गई, यानी चौथी चुड़ैल के रूप में माना गया इसके लिए। फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इन द शेक्सपियरियन प्ले इज, क्या था? कॉर्डेलिया नाम था, या फिर कैलिफोर्निया था, या डेस्टिमोना था, या नन ऑफ द एबव था? इनमें से क्या नाम था? बताइए फ्रेंड्स, जल्दी से बताने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन विल बी, यानी कि नन ऑफ एबव, यानी इनमें से कुछ भी नहीं था। मैकबेथ की वाइफ का नाम, मैकबेथ की वाइफ का नाम अभी हमने देखा था लेडी मैकबेथ था फ्रेंड्स। तो राइट ऑप्शन विल बी डी होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी डी होगा। हु हैज़ स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड इन शेक्सपियर्स मैकबेथ, यानी कि आपको बताना है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 है, यानी हु हैज़ स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ, यानी मैकबेथ यानी जो शेक्सपियर का जो प्ले था ट्रेजेडी जो मैकबेथ, उस मैकबेथ के अंदर ये शब्द किसने बोले थे? द स्लीपिंग एंड द डेड आर वट एज पिक्चर्स टिस द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स ए पेंटेड डेविल। ये लाइन किसने बोल दी थी? यानी कि फर्स्ट विच ने बोली, या सेकंड विच ने, या थर्ड विच ने, या नन ऑफ दीज ने? आप लोग क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन बताने की कोशिश करें। तो यहाँ पर ये फ्रेंड्स 1 सेकेंड, तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स यहाँ पर इसमें से किसी भी विच ने बोलने की कोशिश कहीं नहीं की थी। ये लेडी मैकबेथ का कोट है, ये लेडी मैकबेथ ने बोला था। तो इसका मतलब है यानी यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी डी होगा, यानी नन ऑफ दीज होगा फ्रेंड्स। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू, यानी कि कौन सा इस कैटेगरी में नहीं आता है फ्रेंड्स? इनमें से कुछ प्ले हैं जो एक ही कैटेगरी के हैं और एक प्ले ऐसा है जो उस कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। यानी जैसे अथेलो है, अथेलो, किंग लियर, हेमलेट और द टेम्पेस्ट। देखो तीनों ही ग्रेट ट्रेजेडी हैं हमारी, अथेलो, किंग लियर और हेमलेट जो हैं तीनों ही हमारी ग्रेट ट्रेजेडी हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर जो टेम्पेस्ट है ये इसके अंदर नहीं आता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 39 का राइट ऑप्शन विल बी डी होगा, हमारा राइट ऑप्शन विल बी डी हुआ फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु डज पोलोनियस सेंड टू फ्रांस टू स्पाई ऑन लैटिस, यानी कि लैटिस को फ्रांस भेजता है, कौन भेजता है? यानी पोलोनियस सेंड टू फ्रांस किसके लिए भेजता है? तो आप बताएंगे, यानी कि रोनाल्डो को भेजता है, या ऑफेलिया है, या गुइडो को भेजता है, या मार्सेलस को भेजता है? किसको भेजता है? यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी क्या होगा फ्रेंड? जल्दी से बताने की कोशिश करें। यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी 40 का ए, 40 का राइट ऑप्शन विल बी ए। रोनाल्डो को भेजता है कौन? पोलोनियस जो फ्रांस को भेजता है, किसको? लैटिस के साथ में रोनाल्डो को भेजता है फ्रेंड्स। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, यानी हाउ मैनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले हेमलेट, यानी हेमलेट के परफॉर्म होते समय कितने लोग मरे थे? तो इसका मतलब है राइट ऑप्शन इसमें होगा डी, यानी कि 8। कितने लोग मरे थे?
प्ले परफॉर्म होते समय फ्रेंड्स 8 लोग मरे थे। हम लोग अब राइट ऑप्शन पे ही जाएंगे, हम लोग सभी क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, यानी कि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। यानी कि हु स्पीक द फेमस, यानी कि जो फेमस लाइन है टू वी और नोट टू वी, यानी सोलोलोकी, ये सोलोलोकी किसने बोली थी, यानी कि करूं या कुछ ना करूं, यानी कि मार दूं या ना मारूं, यानी करूं कुछ या ना करूं। तो ये फ्रेंड्स जो सोलोलोकी है कौन बोलता है, हैमलेट बोलता है, यानी राइट ऑप्शन विल बी वी होगा यहाँ पर फ्रेंड्स। यहाँ पर कौन बोलता है इस लाइन को, शेक्सपियर बोलता है। द कॉमेडी टाइटल ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट। तो यहाँ पर जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है इसका जो होगा राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा 43 है, द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, यानी कि इसका राइट ऑप्शन विल बी ए ही होगा। यानी कि 43 का राइट ऑप्शन विल बी ए होगा, यानी ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, यानी कि जो प्रिंस थे डेनमार्क के प्रिंस, तो कौन, हैमलेट जो थे वो डेनमार्क के प्रिंस थे, इसीलिए इसका नाम प्रिंस ऑफ डेनमार्क भी लगा है। द लिरिकल बैलेड्स वर better appreciated in American than in England. The first edition published in America in year, यानी जो अमेरिका में फर्स्ट एडिशन में जो पब्लिश हुए थे ये लिरिकल बैलेड्स, तो इस किस सन में पब्लिश हुए, तो आप लोग बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन विल भी क्या होगा फ्रेंड्स, 1802, यानी 1802 में ये पब्लिश हुए थे, तो 1802। यानी कि वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड, जो वर्ड्सवर्थ थे जो पब्लिश्ड डिस्क्रिप्टिव स्केच, यानी कि एंड इवनिंग वॉक, यानी कि जो एक इनका पोएम है, यानी कि वर्ड्सवर्थ का क्या चाहिए, डिस्क्रिप्टिव स्केच एंड इवनिंग वॉक, ये कब यानी कि पब्लिश हुई थी आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बताने की कोशिश करें फ्रेंड्स, क्या हो सकता है राइट ऑप्शन यहाँ पर 29 जनवरी 1793, यानी कि विल बी ए, यानी कि राइट ऑप्शन विल बी ए होगा यहाँ पर फ्रेंड्स। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज वाज द सॉलिटरी गर्ल्स सिंगिंग, यानी कि जो सॉलिटरी गर्ल्स थी जो गा रही थी एक मधुर आवाज़ में, जिसकी आवाज़ तो समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या गा रही है, आते जाते लोग उसकी आवाज़ को सुन रहे थे, मधुर आवाज़ थी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव आवाज़ थी, लेकिन उसका वर्ड का समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रही है जो भी थे। तो यहाँ पर आपको वर्ड्सवर्थ रुके थे और सुन रहे थे इसको, लेकिन उनके पता नहीं क्या बोल रही थी, भाषा नहीं समझ आ रही थी। तो ये जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 46 का राइट ऑप्शन बताने की कोशिश करें, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी ए होगा, यानी कि एर्स, यानी कि गैलिक भाषा थी, यानी कि रेस थी जो, यानी रेस गैलिक भाषा बोलते थे यहाँ को। ये जो भाषा गा रही थी वो कौन सी भाषा थी, रेस गैलिक थी। इन विच पोएम ब्राउनिंग, हमने आपका